हेलो दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि हमारे आसपास की ये दुनिया, ये जिंदगी आखिर चलती कैसे है? आज हम उन अदृश्य यानी इनविजिबल लेकिन सबसे जरूरी चीजों को समझेंगे जो हर जिंदा चीज को बनाती हैं और चलाती हैं। तो चलिए इस कमाल की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरते हैं। ये सवाल सुनने में तो बड़े सिंपल लगते हैं ना। जैसे एक फूल की खुशबू एक मधुमक्खी तक आखिर पहुंचती कैसे है, या फिर एक छोटा सा बीज कैसे एक इतना बड़ा पेड़ बन जाता है। इन सारे सवालों का जवाब कुछ बहुत ही बेसिक, ना दिखने वाली हरकतों में छिपा है। तो आज के इस सफर में हम लाइफ की इन्हीं इनविजिबल इंजन्स को समझेंगे। हम सबसे छोटी लेवल की मूवमेंट से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि पौधे कैसे ग्रो करते हैं, हमारे शरीर अपना बैलेंस कैसे बनाए रखता है, और आखिर में ये सब जानना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो चलिए शुरुआत करते हैं लाइफ के उन दो सबसे बुनियादी इंजन से जो हर जगह काम कर रहे हैं, एक सेल के अंदर भी और हमारे चारों तरफ हवा में भी। इनके नाम है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। तो ये डिफ्यूजन आखिर है क्या? इसको ना ऐसे समझिए। मान लीजिए आपने कमरे के एक कोने में परफ्यूम स्प्रे किया। धीरे धीरे उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। आखिर क्यों? क्योंकि परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स जहां ज्यादा थे, वहां से उस जगह की तरफ भागते हैं जहां वो कम थे। बस इसी नेचुरल फैलाव को डिफ्यूजन कहते हैं। सिंपल। लेकिन क्या डिफ्यूजन हमेशा एक ही स्पीड से होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी रफ्तार ना कई चीजों पर डिपेंड करती है। जैसे छोटे और हल्के मॉलिक्यूल्स ज्यादा तेजी से फैलते हैं। गर्मी यानी टेम्परेचर बढ़ने पर डिफ्यूजन तेज हो जाता है। और अगर मीडियम गाढ़ा हो, जैसे शहद, तो डिफ्यूजन बहुत धीरे हो जाएगा। और हाँ, दूरी जितनी ज्यादा होगी, फैलने में उतना ही टाइम लगेगा। अब आते हैं ऑस्मोसिस पर। ये आप समझ लीजिए डिफ्यूजन का ही एक स्पेशल कजन है। इसमें पानी जैसे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी एक तरह की छानी के पार जाते हैं। और ये जाते कहाँ हैं? उस तरफ जहां सल्यूट जैसे नमक या चीनी ज्यादा घुला हुआ होता है। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? चलिए देखते हैं। डिफ्यूजन में पार्टिकल्स ज्यादा से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट यानी पानी कम से ज्यादा सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है। डिफ्यूजन हवा और पानी दोनों में होता है, जबकि ऑस्मोसिस सिर्फ लिक्विड में। और सबसे इंपॉर्टेंट, ऑस्मोसिस को प्रेशर लगाकर रोका या उल्टा भी किया जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे घरों के आरओ वाटर प्यूरिफायर्स काम करते हैं। ओके, तो अब जब हमने ये बेसिक समझ लिए हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ये सब प्लांट्स की इंटरेस्टिंग दुनिया में परागण से लेकर अंकुरण तक कैसे काम करता है। देखिए, प्लांट्स के लिए बीज बनाने का जो सबसे पहला स्टेप है वो है पोलिनेशन यानी परागण। इसमें होता क्या है कि पोलन ग्रेन्स जो फूल के मेल पार्ट यानी एंथर में होते हैं, वो उड़कर या किसी चीज के जरिए फूल के फीमेल पार्ट यानी स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। इसके बाद ही फर्टिलाइजेशन शुरू होता है। अब ये पॉलिनेशन दो तरह का होता है। एक है सेल्फ पॉलिनेशन, जब एक ही पौधे के फूल में परागण हो जाता है। और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन, जब पॉलन हवा, पानी या फिर इंसेक्ट्स के जरिए एक पौधे से सफर करके दूसरे पौधे तक पहुंचता है। सेल्फ पॉलिनेशन के अपने फायदे हैं। इसमें पॉलन की बर्बादी कम होती है और पौधे की जो नस्ल है उसकी प्यूरिटी बनी रहती है। साथ ही पौधे को इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा मीठा रस यानी नेक्टर बनाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन असली गेम चेंजर है क्रॉस पॉलिनेशन। इससे जेनेटिक वेरिएशन यानी वैरायटी आती है। मतलब जो नए पौधे पैदा होंगे उनमें नए नए गुण होंगे। वो बीमारियों से बेहतर लड़ पाएंगे और बदलते माहौल में आसानी से एडजस्ट कर लेंगे। हम जो फलों और सब्जियों की इतनी किस्में देखते हैं वो इसी की देन है। तो ठीक है, पॉलिनेशन हो गया, बीज बन गया। अब क्या? अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अब बारी है उस बीज से एक नए पौधे के जन्म की, जिसे हम कहते हैं जर्मिनेशन। जेमिनेशन प्रोसेस का सबसे पहला और जरूरी स्टेप है इम्बाइबिशन। इसका मतलब है बीज का तेजी से पानी सोखना। याद है हमने ऑस्मोसिस की बात की थी? ये देखिए यहाँ पर आ गया ना उसका काम। जैसे ही पानी अंदर जाता है, बीज का सोया हुआ एम्ब्रियो जाग जाता है। सबसे पहले जड़ यानी रेडिकल नीचे की तरफ निकलती है और फिर तना यानी शूट ऊपर की तरफ बढ़ता है। चलिए अब पौधों से हटकर अपनी बात करते हैं, यानी एनिमल्स और इंसानों की। हमारे शरीर के अंदर भी ना एक बहुत ही नाजुक सा बैलेंस हर वक्त बना रहता है। चलिए इसको समझते हैं। हमें प्यास क्यों लगती है, या गर्मी में अचानक पसीना क्यों आने लगता है? ये हमारे रोज के अनुभव हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है इनके पीछे साइंस क्या है?
इनके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस काम कर रहा है और एक ज़रूरी प्रोसेस का नाम है ऑस्मोरेगुलेशन। ये हमारे शरीर का वो सुपर स्मार्ट सिस्टम है जो पानी और नमक का बिल्कुल सही बैलेंस बनाए रखता है। और ये बैलेंस जिंदा रहने के लिए बेहद बेहद ज़रूरी है। जानते हैं, हमारे शरीर का आधे से ज्यादा हिस्सा पानी है। जब इस पानी का लेवल थोड़ा सा भी गिरता है तो हमें प्यास लगती है। ये ऑस्मो रेगुलेशन का सिग्नल है कि भाई पानी पियो। जब पसीना आता है तो शरीर ठंडा तो होता है, लेकिन हम पानी और नमक दोनों खो देते हैं। और अगर इस कमी को पूरा ना किया जाए तो डिहाइड्रेशन हो सकता है। ऑस्मोरेगुलेशन का एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल हमें मछलियों में देखने को मिलता है। सोचिए, जो मछली साफ पानी में रहती है उसके शरीर में पानी से ज़्यादा नमक होता है, तो ऑस्मोसिस के कारण पानी लगातार उसके शरीर में घुसता रहता है। इससे बचने के लिए वो बहुत सारा पतला यूरिन निकालती है। और इसका ठीक उल्टा, समंदर की मछली का शरीर पानी खोता रहता है, इसलिए वो बहुत सारा नमकीन पानी पीती है और बहुत कम और गाढ़ा यूरिन निकालती है। अमेजिंग है ना? तो हमने डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, पॉलिनेशन और ऑस्मो रेगुलेशन को समझा। चलिए अब सब कुछ जोड़ते हैं और इस नतीजे पर आते हैं कि आखिर ये सब इतना मायने क्यों रखते हैं। देखिए, चाहे एक छोटा सा सेल हो या एक पूरा का पूरा जंगल, जिंदगी का हर रूप एक बैलेंस और एक मूवमेंट पर टिका हुआ है। ये अदृश्य प्रोसेस ही लाइफ का फाउंडेशन है, जो हर पल हर जगह काम कर रही हैं। ये छोटे छोटे आसान से नियम ही मिलकर उस शानदार वैरायटी और कम्प्लेक्सिटी को बनाते हैं जो हम अपने चारों तरफ जिंदगी के रूप में देखते हैं। तो मैं आपके लिए आखिर में एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। अगर ये सिंपल से रूल्स हमारी बायोलॉजिकल वर्ल्ड को इतना कंट्रोल करते हैं, तो जरा सोचिए ये और क्या क्या समझा सकते हैं।